यारो मेरे संग संग बोलो हे रिंग पोषमान गिंदने ड्राइलो नो। मुझे लगता है सिर्फ वोट बैंक ही है मुसलमानों को आज़ादी के 67 साल बाद तक आज तक वोट बैंक ही समझा है। आपको बीजेपी को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है या फिर अन्य किसी पार्टी को जिताना है, मकसद यही होना चाहिए कि अपना देश आगे बढ़े, आम आदमी आगे बढ़े। वहाँ का पहनावा पहन रहे हैं, उन्हीं की भाषाएं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि अभी देखा तो जापान की भाषा उन्होंने बोली है, लेकिन जब एक मौलाना ने उनको टोपी दी थी तो मौलाना साहब की टोपी लेने से भी उन्होंने मतलब वो किया। तो मुसलमानों से इतनी उसको नफरत क्यों? बीजेपी तो कुछ भी नहीं कर रही। ये अल्लाह मचा कांग्रेस वालों ने कराया, ये अल्लाह मचाता कांग्रेस वालों ने कराया। मोदी के ऊपर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा है? मोदी को माफी नहीं मांगनी चाहिए। हमने सवाल पूछा था इस खास कार्यक्रम के लिए कि क्या राजनीतिक दल मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं? क्या मुसलमान जो है देश का वो सिर्फ वोट बैंक है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनता की राय हमें लगातार मिल रही है और हमारे खास पैनल के साथ भी चर्चा है। सुमन जी, आप जनता की राय भी देख रहे हैं, जो जनता की राय हमें मिलेगी और अभी जो लोग बोल रहे हैं, क्यों ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और एक भी आदमी ने ये बात नहीं की जो मोदी पर या भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करता हो? क्या वजह है? आप कन्विंस नहीं कर पा रहे या बात ही ठीक है? देखिए, मैं इसमें एक बोलना चाहूँगी कि बहुत लंबा इतिहास है। जिस तरह से मुसलमानों को डरा के रखा गया इस देश में कि बीजेपी का एक खौफ देखे कि भाई ये बहुत ही आप इस तरह से ये कह रहे हैं कि मुसलमान ना समझ है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कितना दिन डरा कर रखे? आप वो समझने नहीं, समझदारी पर शक कर रहे हैं। देश की आज़ादी के नाम पे पूरे देश के लोगों को गुमराह करते रहे कि मैंने आज़ादी दिलाई। कांग्रेस कई सालों तक तो इस बहाने राज की, उसके बाद उसे लगा कि सेगमेंट बना बना के हिंदू मुसलमान और ऐसे बांट के ही राज किया जा सकता है, तो तोड़ो और फोड़ो की राजनीति से ये लोग करते रहे। और इतना मुसलमान की तरक्की हुई कहाँ इस देश में? हम लोग यही सवाल तो राजीव जी से करूंगा, लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि मुसलमान जो है वो आपकी समझ से आप जो समझाइश कर रहे हैं वो समझा क्यों नहीं? समझा इसलिए या तो आप उसको ना समझ नहीं ना समझ हमने कभी नहीं समझा। हम यदि वो समझदार है तो फिर ठीक समझ रहा है। देखिए, हमें समझाने के काबिल हम बहुत थोड़े समय के लिए हुए। देश में सबसे सरकार में रह के ही आप समझा सकते हैं। देखिए, पावर सेंटर जहां होता है लोग उनसे उम्मीद करते हैं। अब ये लोग गोदरा को तो लेके बार बार आ जाते हैं, मुसलमान नहीं आता है, हमारे कांग्रेस के लीडर आते हैं। कोई मुसलमान आपको ये बोलता नजर नहीं आएगा। वो अगर उसके दर्द है सीने में तो बहुत सारी चीजों से है, लेकिन हमारे नेता जो कांग्रेस के, वो गोदरा का ही दर्द उनको दिखता है, उनको इधर गोपालगढ़ का दर्द नहीं दिखता है, 84 के दंगे नहीं दिखते हैं। तो ये चाहते हैं, लेकिन जो डर मुझे लग रहा है कांग्रेस बंधुओं में है कि मुसलमान अब समझने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि ना समझता मुसलमान ने देखा कि जिसका दामन हमने बरसों पकड़ा, उन्होंने हमारे दामन में क्या दिया। आज मुसलमान की स्थिति पूरे देश में देख लीजिए। गुजरात से मुसलमान को कंपैरिजन कीजिएगा तो गुजरात का मुसलमान बहुत आगे बढ़ गया है और अन्य राज्यों का मुसलमान क्यों पिछड़ गया, ये मुसलमान अब चिंता करने लगा है। और यही चिंता से वो बीजेपी के नजदीक आ रहा है और यही घबराहट कांग्रेस में हो रही है। तो सलमान जी के चर्चा करेंगे। राजीव जी, मुझे जो लगता है हमारे साथ अजमेर से अशोक पंडित जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी, आपका क्या कहना है? जी नमस्कार जी। मैं आपके चैनल को मेरा धन्यवाद है जी। मैं आपसे जो आपकी राय हो रही है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा मुसलमान ना तो वोट बैंक है। आज की तारीख में मुसलमान इतना शिक्षित हो चुका है कि उसको वोट बैंक है ना कि उसका एक इरादा है। एक बात। दूसरी बात, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने जिंदगी भर ये कहकर के ये कहा कि ये हिंदुओं के लिए खतरनाक हैं और इनकी आरएसएस की एक परिभाषा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हमारा दुश्मन है। उत्तर में मुसलमान दुश्मन है और दक्षिण में क्रिश्चियन दुश्मन है जी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है, आज ये जो भी सुमन जी कह रही थी कि गुजरात में मुसलमान एक तरक्की पर है, मैं फिर आपसे कहूंगा आप गुजरात में मुसलमान की परिस्थितियों को जाके देखिए, उसको बोलने का हक नहीं है। उनके इलाकों में वो जैसे जीवित हो रहे हैं, मैं जानता हूं, मैं कई बार गुजरात गया हूं और मैंने उन लोगों को देखा है। शुक्रिया। वो बोलते नहीं है जी अशोक जी, शुक्रिया। राजीव जी, असली बात यही है जो सुमन जी कह रही हैं कि आपको घबराहट इसलिए हो रही है कि अब मुसलमान पढ़ने लिखने लगा है, थोड़ा सा ताकतवर होने लगा है, थोड़ा सा समझदार होने लगा है, क्योंकि आपने की कोशिश की वजह से तो ये रहा कि आज 3% IAS है, 1.8% IFS है मुस्लिम, और उतने के उतने ही करीब IPS है। और हिंदुस्तान की सरकार आपकी 10 साल रही, उसमें डिफेंस में, होम मिनिस्ट्री में,
फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री हैं उसमें कोई भी मुखिया मुसलमान आपने नहीं बनाया। तो ये मुस्लिम प्रेम जो आपका है नहीं विजय वो जी, तो थोड़ा सा जग जाहिर है। विजय जी पहले तो इन्होंने बोला कि कांग्रेस ने इस बहाने पहले शासन करते रहे कि उन्होंने आज़ादी दिलाई थी, इसमें कोई शक है? जो नेता है आजादी तो आपकी देश पार्टी के लोगों ठीक ने है, दिलाई भारत के थी। अंदर अलग है। जिन लोगों ने काम करा इस देश को आजाद करने के लिए, अलग हो गई चाहे है। महात्मा आज इस पर गांधी बात करें हो, हम जवाहरलाल नेहरू, नहीं पहले मैं मुसलमान। बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके से इस डिबेट के अंदर जनता को गुमराह करने की बात है। ये जो पार्टी थी नहीं, जिस पार्टी ने काम करा उसको तो श्रेय मिलेगा ही, जनता ने उसको वोट भी दिया। हम लोग अभी हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों की बात कर ले, माइनॉरिटी की बात कर लोकतंत्र ले। ने शासन दिया जी, कोई यहाँ तानाशाही तो थी नहीं। जनता ने वोट डाला कांग्रेस पक्ष में, कांग्रेस पार्टी ने शासन चलाया। जब कांग्रेस शासन में रही, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का या पूर्व में जनसंघ का उनके ऊपर आरोप रहा कि वो मुसलमानों को तुष्टीकरण करते हैं। सारी स्कीम, सारी योजनाएं, सारी छात्रवृत्ति मुसलमानों को देख के बनाती हैं। आज उल्टी बात करें, पहले तो ये कहा जाता था कि मुसलमानों करते हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश करी कि ये कोशिश करें बताने के लिए कि हिंदुओं की रक्षा करने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी खाली अल्पसंख्यकों की बात करने वाली पार्टी है। जैसा अशोक पंडित जी ने कहा, यहाँ पे तो मुसलमानों के लिए और साउथ के अंदर क्रिश्चियंस के लिए। इस तरीके से कोशिश करके अयोध्या की बात करी। अयोध्या में भगवान राम के अंदर हमारी आस्था नहीं है, हमारी सबकी आस्था है, लेकिन इन्होंने धार्मिक भावना को भड़का के कोशिश करी कि ये तरीका है राजनीति के अंदर पहुंचने का। मेरा सवाल जो सीधा था कि मुसलमानों की जो आज हालत है उसके लिए तो आप अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, कसूरवार मानते हैं कि नहीं? निश्चित रूप या तो आप कह रहे हैं बहुत से बेहतर लेके आज तक बहुत ज्यादा सुधरी है, अच्छा। बहुत ज्यादा निशाद इंप्रूवमेंट हुआ है। 3% और जो निशाद स्थिति- क्षेत्र में जो लोग हैं। स्थिति आज- निशाद जी, आज- निशाद जी बहुत सोशल सेक्टर में काम क्या कर रहे हैं। स्थिति है मुसलमानों की क्या देश कह की, रहे वो हैं आप? बताएंगी। आप सहमत हैं राजीव जी से? देखिए, मुझे लगता है कि 1983 में सरकार ने एक समिति गठित की थी। समितियां तो बहुत गवर्नमेंट गठित ने, की हैं सरकार और ने। उन्होंने भी कह दिया था कि बहुत बैकवर्ड हैं। और उसके बाद कुछ सच्चर कमेटी की हिस्सा- रिपोर्ट में कुछ भी हिस्सा 1-2% लोग तरक्की पर हैं, तो उसको हम तरक्की नहीं मान सकते हैं। मुसलमानों की हालत आप जाके देखिए, मतलब जयपुर शहर राजधानी में आप उनके इलाकों में जाके तो देखिए, आप बैठ नहीं सकते 5 मिनट। आज ही मेरी मीटिंग चल रही थी, वहां पे मुझे शर्म आ रही थी कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो इस तरह से नकारा हुआ पड़ा हुआ है। हम सिविल लाइन को सिविल लाइन बनाए जा रहे हैं, अच्छे से अच्छा उसमें करे जा रहे हैं, और हम वहाँ पर ये बादशाह हैं, ये लोग राज करते हैं, शासन करते हैं, जनता इनकी त्राय त्राय मचाए हुए है। इंजीनियर साहब, देखिए 65 सालों में जो कुछ हुआ है वो सच्चर साहब ने पेश किया पूरी रिपोर्ट उसमें। आज़ादी के वक्त मुस्लिम समुदाय की जो स्थिति थी, नौकरियों में जो उनका प्रतिनिधित्व था, आप देखिए सब समाजों में शिक्षा बढ़ी, नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समाज का प्रतिशत बढ़ने के बजाय घटता ही चला गया, जबकि शिक्षा भी बढ़ी है, बढ़नी भी चाहिए। पर एक बड़ी वजह ये भी मैं जानना देखिए कांग्रेस पार्टी, ये बात सही है, बहुत नारे तो लगाती रही, हम ये करेंगे वो करेंगे, इतनी रिपोर्टें, इतने कमीशन बन गए कि मुसलमान उनके नीचे दब गया। लेकिन आप डायग्नोसिस करते रहे, इलाज कभी किया नहीं, क्योंकि करने की नीयत नहीं थी। दूसरा, एक गुजरात दंगों के बारे में एक जो पहलू है, हम ये मानते हैं कि वहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं उसके लिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उनको रोकना चाहिए था। बल्कि आरोप तो ये भी है कि उनका सहमति उसमें थी। लेकिन हम ये कहते हैं क्या कांग्रेस पार्टी वहाँ मौजूद नहीं थी? गुजरात में कांग्रेस पार्टी वो मौजूद नहीं थी। वो क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों नहीं 10, 20, 50 कार्यकर्ता रोड पर आते, शहीद होते? वो क्यों नहीं शहीद और हुए? तब जाके हमने अर्जुन सिंह जी से ये बात कही, मगर वहाँ की कांग्रेस पार्टी, अर्जुन सिंह जी सबसे एक बड़े बड़ा आरोप ये है, नेता बने हैं बहुत से अल्पसंख्यकों। कांग्रेसी लीडर भी वहाँ दंगों में पेश नजर आए, ऐसे सबूत मौजूद हैं। तो आप कौन सी कांग्रेस पार्टी को लेकर आगे चलेंगे जो सेकुलरिज्म का नाम लेती हो, लेकिन अंदर अंदर बहुत सी, लेकिन एक सवाल इस पर करेंगे, मेरे पास ब्रेक। अरोड़ा जी जैसे व्यक्ति जो हैं कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक है, मेरा मानना ये, क्योंकि इसीलिए तो अलग पड़े हुए लोग ऐसे हैं, इनको अपनी संख्या, इसीलिए वो हाशिए पर हैं। हाँ, इसीलिए वो हाशिए पर, इनकी पार्टी में अल्पसंख्यक है, इन जैसे अच्छे विचारों वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी पार्टी को भी खतरा है। आपने जो बात कही है उस पर मैं चर्चा करूंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक पर जाने का वक्त है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से ने कुछ नहीं किया और वहां पर दंगों में भी शामिल थी, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी क्या बड़ी वजह है, इस पर चर्चा करेंगे। साबरी साहब, बहुत दंगा हो गया है, कुछ सुना दीजिए। क्या सुनना चाहेंगे? जो आप सुनाएंगे। गरीब नवाज की शान में सुनाते हैं जी, क्योंकि सरकार का उर्स भी नज़दीक आने वाला है, नज़दीक आने वाला जी, और हिंदुस्तान में गरीब नवाज का ही सब कुछ जी, देन है, करम है।
गरीब नवाज हाथ जोड़ विनती करूं तुम सुनो गरीब नवाज अपना करके राखिया सो शरण परे की लाज बड़े दुख उठाए मैंने या गरीब नवाज बड़े दुख उठाए मैंने रहे इश्क में निकल कर बड़े दुख उठाए मैंने रहे इश्क में निकल कर बड़े दुख उठाए मैंने रहे इश्क में निकल कर कहीं तुम बदल न जाना मेरी जिंदगी बदल कर कहीं तुम बदल न जाना मेरी जिंदगी बदल कर गम जिंदगी को लेकर तेरे दर पे आ गया हूँ गम जिंदगी को लेकर तेरे दर पे आ गया हूँ मेरी जिंदगी बदल दे तू ही जाब से निकल कर बहुत खूब मेरी जिंदगी बदल दे तू ही जाब से निकल उन्होंने हमेशा मुसलमान अहमदाबाद में मुसलमान मरा है दुनिया भर के उन्होंने लावारिस बेचारा को बेवजह मरा दिया उन्होंने और कोई सुनो ही नहीं उसकी वो साहब हर जगह जा रहे हैं नरेंद्र मोदी कर रहे हैं क्या है मोदी में सब अपना अपना पार्टियाँ सेकते कोई मतलब नहीं है उसमें सब ना कोई बीजेपी कोई कांग्रेस और ये टोपी वाले सब अपना अपना कर रहे हैं और मुसलमान का कोई बड़ा होता किसी को देते नहीं है मेरे संग संग बोलो हे रिंग पोश माल गिंदने ड्राई लो आओ यारो मेरे संग संग बोलो हे रिंग पोश माल गिंदने ड्राई लो हिंदुस्तान में मुसलमानों की बदहाली के लिए उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली उनको रोजगार नहीं मिला उनके बच्चों का कैरियर नहीं बना और बहुत से मुस्लिम युवा राह भटक गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से मुसलमानों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली मुसलमानों को रोजगार नहीं मिला उनके जवान बच्चों का कैरियर अच्छा नहीं बना चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस हताश और निराश हो गई नरेंद्र भाई के नाम से उनकी सुबह शुरू होती है और सुबह से शाम तक नरेंद्र भाई के ख्याल में डूब जाती है कांग्रेस ऐसे कांग्रेस मुद्दा विहीन है कांग्रेस नेतृत्व विहीन है कांग्रेस विश्वसनीयता विहीन है कांग्रेस नीति विहीन है कांग्रेस निराश है और हताश है और निराशा और हताशा में उनके नेता अब गाली गलौज पर उतर आए हमने आज सवाल पूछा था कि क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हैं क्या राजनेता मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं जनता की राय हमें मिली है 62% लोग मानते हैं कि हाँ राजनेता जो है मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर देखते हैं और 38% लोगों का मानना है कि नहीं ऐसा नहीं है ये इसका मतलब है कि पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है लोगों को पॉलिटिकल लीडर्स का उसका ये रायशुमारी है कि 62% लोग मानते हैं कि मुसलमानों को जो राजनेता हैं वो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर देखते हैं राजीव जी आप इसे जवाब लूँ पहले देखिए मुसलमानों की याद सही बात कर रहे हैं चुनाव आ रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आई पिछले 25 वर्षों में राजस्थान के अंदर
पहले भैरव सिंह शेखावत जी का शासन था, उसके बाद वसुंधरा जी का भी शासन आया, अशोक गहलोत जी रहे बीच में 2 बार। 25 वर्ष में 13-14 साल तक बीजेपी ने शासन कराया। जो बहन बता रही थी, आप मुस्लिम इलाकों में जाके स्थिति को अगर देखें, जयपुर में नगर निगम पिछले 30-40 साल से भारतीय जनता पार्टी के हाथ के अंदर है। तो इसलिए ये खाली चुनाव के समय माइनॉरिटी के बीच में जाते हैं, उसके बाद में पहले कभी जाती नहीं है। इनके एमएलए कभी नहीं जाते हैं हमेशा उन इलाकों रहते में, हैं और कांग्रेस आप तो हमेशा उनके माइनॉरिटी के साथ रहते हैं हमेशा। में शासन। हम तो यही कह रहे हैं कि आप हमेशा साथ रहते हैं, फिर विजय जी इस देश इस वजह से ये हाल है इस उसका। देश में जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो SC ST के लोग बाग हों, सबकी स्थिति ऐसी रही है। हर चीज़ में सुधार हो रहा है, लेकिन उसमें खाली ये माना जाए कि मुसलमानों को अलग से देखा गया, उनके लिए योजना बनी, काम नहीं करा गया, इसको मैं मानता नहीं हूँ। और मेरा मानना तो ये है, हमेशा इसी बात पर वोट मांगते रहे हैं कि हम तो हमने ये भी मुसलमानों मानते के लिए हैं ये किया बहुत कि हमको चाहे कुछ भी परिणाम भुगतने पड़े, हम लोग अपने सिद्धांत से, सद्भावना के सिद्धांत से, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, उससे हटेंगे नहीं, शाहनवाज जी उससे कह रहे हटेंगे नहीं। हम मानते हैं कि राजीव जी, एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। शाहनवाज जी जो कह रहे थे, आप वो बीजेपी एजेंडा के ट्रैप में आ गए हैं कि आप नमो नमो मंत्र कर रहे हैं सुबह से शाम तक। नरेंद्र मोदी जी की हम बात ही नहीं करते, हम बात नहीं करते। वो पहले बोलते थे शहजादे राहुल गांधी को, किस लिए शहजादे बोलते थे जी? उनको तो बोलने की बात नहीं, क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि राहुल गांधी मतलब निशाद जी, आपसे सवाल पर फिर वही सवाल पर मैं आता हूं कि यदि कांग्रेस ने बहुत हालत खराब की है माइनॉरिटी की, फिर भी माइनॉरिटी को जब 2 में से चुनना है तो सिर्फ कांग्रेस को क्यों चुने? देखिए, मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप बीजेपी को चुने, कांग्रेस को चुने, मैं सवाल है कि कांग्रेस को क्यों चुने? सवाल ये है कि अब मुस्लिम काफ़ी समझदार हुआ है जी। क्योंकि पिट पिट के लुट के जल के सब तरह से मिट कर देख लिया है उसने कि क्या हमको करना है। अब उसमें एक समझ बनी है, और वो एक अच्छी समझ बनी है, चाहे वो किसी भी पार्टी का इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो अगर अच्छा है तो वो उसकी तरफ मतलब वो बीजेपी की तरफ भी जा सकता है। और तीसरा विकल्प भी खड़ा हो गया है, पहले हम मोर्चे के लिए भी खड़ा हो कोई तीसरा विकल्प नहीं है। इंजीनियर साहब, आपको लगता है कि बदलाव आया है मुस्लिम सोच में, कि वो जैसे कह रहे हैं कि अच्छा उम्मीदवार हो तो उसको वोट दे सकता है? सुमन शर्मा जी खड़े हो जाएं तो आप बीजेपी को छोड़ के सुमन शर्मा जी को वोट दे देंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ सिर्फ मुस्लिम समुदाय में नहीं, पूरे देश में एक जागृति आई है। राजनीतिक तौर पर अब पूरा देश जाग गया है, और अब ये जो राजनीतिक पार्टियां आपस में जो लड़ाने का, बांटने का जो काम कर रही है, आप राजीव जी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक आप पर भरोसा था, वो भी आप छोड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नहीं, अगर ये अपनी नीतियों पर कायम रहते और नीतियों के मुताबिक अमल करते, मैं तो इनसे कहता हूँ कि हमारी जो बीजेपी के साथी हैं, हमारी बहन यहाँ बैठी है, मैं इनसे कहूँगा इनके माध्यम से कि ये अपनी नीतियों में भी बदलाव लाएं जी, और नीयत में भी बदलाव लाएं जी। इनकी नीतियाँ बांटने की, और कांग्रेस पार्टी से कहूँगा कि ये नीतियाँ तो बड़ी अच्छी बनाते हैं, कागज़ पे अच्छा लिखते हैं, मगर इनकी नीयत जो है उनको ठीक करनी पड़ेगी। सुमन जी, तो नीति और कम वक्त मेरे पास बचा है, नीयत और नीति दोनों पर बदलाव की जरूरत है। आप नहीं, मैं इनको विश्वास दिलाना चाहूँगी, चूँकि बहुत ही वरिष्ठ और जाने माने समुदाय में बहुत प्रभाव रखने वाले हमारे इंजीनियर साहब हैं। नीयत और नीति दोनों हमारी बहुत अच्छी है, हमको अजमाइए तो सही। आप बिना अजमाए आप कैसे बहुत अनुभवी हैं, आपको इंजीनियरिंग की जरूरत है। नहीं, इंजीनियरिंग की हम देखिए, सोशल इंजीनियरिंग तो सब जगह होती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें अछूत आप लोग क्यों मानते हो? कभी तो करीब आके देखो, दूर दूर की बातों में उनको अछूत माना? नहीं, हमने कभी नहीं माना, हमारे पास ही कभी नहीं आए, दीवार बन के कांग्रेस के लोग खड़े रहे, इनको मौका ही नहीं दिया हमारे नजदीक आने का। हम तो चाहते हैं आइए, तो आप गुजरात के मुसलमानों से पूछिए, नहीं गुजरात के मुसलमानों से पूछिए, 1-2 लोग से नहीं, आप वहाँ की देखिए, गुजरात के मुसलमान विकास दर देखिए जाके जैसी स्थिति में रह रहे हैं। आप गुजरात की बात करते हो, पूरा गुजरात, उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते? पूरा गुजरात, गोपालगढ़ की बात क्यों नहीं करते? गोपालगढ़ की बात क्यों नहीं करते? गुजरात ही क्यों लाते हो? मैं ये बार बार पूछना चाहती हूँ, गोपालगढ़ के आप लोग क्यों नहीं बोलते? मुजफ्फरनगर पे क्यों नहीं बोलते? रखेंगे तो मैं ये कहती हूँ कि करीब तो आओ, इतनी दूरियां क्यों बना रही है? सबसे अच्छी बात यह है सुमन जी कि अब जनता समझने लगी है कि पॉलिटिकल लीडर जो है, आओ तो सही, गले मिले। सुमन जी और राजीव जी, सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए और आपके लिए चेतावनी भी कि जनता समझने लगी है कि मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं आप, और वो नहीं समझना चाहिए, और एक आम हिंदुस्तानी की तरह से उनके साथ बात कीजिए। और जैसे इंजीनियर साहब कह रहे हैं, नीयत और नीति दोनों बदलने की जरूरत है। बिग फाइट में आज इतना ही। आप सब लोगों ने इस बहस में हिस्सा लिया और मेरा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए और खुश रहिए, लेकिन चलने से पहले साबरी साहब के साथ चलेंगे। साबरी साहब, इसी महीने में निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स हुआ और अमीर खुसरो की गज़ल
समाप्त फरमाएं जी। अपनी छब बनाए के सो में पी के पास गई, जो छब देखी पीऊ की सो अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीनी मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी जी मोह से नैना मिलाई के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, अपनी सी रंग दीनी मोह से नैना मिलाई के, अपनी सी रंग दीनी मोह से नैना मिलाई के। प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के, प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर दीनी मोह से नैना मिलाई के, मतवारी कर दीनी जी मोह से नैना मिलाई के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नी मोह से नैना मिलाई के।